जय हिंद दोस्तों, आप सबका स्लीपी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत बढ़िया हैं। तो दोस्तों, योजना के इनिशिएटिव को कंटिन्यू करते हुए आज हम योजना जो मार्च का एडिशन था योजना मैगजीन का, उसका पार्ट 1 डिस्कस करेंगे। दोस्तों, ये नया इनिशिएटिव है। दोस्तों, जैसे मैं बार बार कहता रहता हूं कि योजना मैगजीन पढ़नी जरूरी है, हाँ, लेकिन योजना मैगजीन को सिलेक्टिवली पढ़ना भी बहुत जरूरी है। देखिए, योजना मैगजीन 70-80 पेजेस की होती है, सरकारी मैगजीन है, बहुत इजीली मिल जाती है। हम पार्ट्स में डिस्कस करते हैं बिकॉज लेक्चर थोड़ा छोटा रहता है, ज्यादा लंबा नहीं जाता। अदरवाइज अगर 70-80 पेजेस का लेक्चर हम डिस्कस करने बैठ जाए तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो कोशिश रहती है कि कैसे 20-25 मिनट में आपके साथ जो रेलेवेंट बातें हैं वो शेयर कर सके। दोस्तों, ये सरकारी मैगजीन है, जैसे मैंने बोला कि बहुत सारी भाषाओं में भी आती है, इजीली मार्केट में अवेलेबल है। ये जो जर्नल है, मंथली जर्नल है, ये सोशो इकोनॉमिक इश्यूज को डिवोटेड है, ठीक है। और योजना की जो मैगजीन है, देखिए, हमको वैसे न्यूज़पेपर्स में तो हम बहुत सारे एडिटोरियल्स पढ़ते हैं, चाहे जो भी न्यूज़पेपर हो, तो वहां पे काफी कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म देखने को मिलता है। अब यहां पे सरकार का अपना विजन होता है, सरकार का अपना व्यू होता है, ठीक है। तो थोड़ा हमको बैलेंस सी पिक्चर मिल जाती है। थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म हमने न्यूज़पेपर्स में से देख लिया, थोड़ा सा हमने जो सरकार का स्टैंड क्या है किसी योजना को लेके, ठीक है, चाहे फॉर एग्जांपल गति शक्ति योजना की बात करें, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन की बात करें, तो मे बी एडिटोरियल्स में इन दोनों योजनाओं को लेके थोड़ा क्रिटिसिज्म होगा। लेकिन यहां पे योजना है क्या, क्या उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या उसके पर्पस हैं, ये सब बातें यहां पे मेंशन होगी। तो एक बैलेंस पिक्चर बनाने में, एक बैलेंस्ड हमको अपना आंसर लिखने में बहुत हेल्प मिलती है अगर हम योजना पढ़ लें। देखिए दोस्तों, कुछ भी चीज पढ़ने से पहले, देखिए, यूपीएससी की तैयारी में बहुत सारी हम चीजें पढ़ते हैं, ये भी समझना बहुत जरूरी है कि क्या क्या चीजें हमने नहीं पढ़नी है, और जो चीजें पढ़नी है ना, वो भी कैसे स्मार्टली पढ़नी है। देखिए, अंत में जाके जब आपने आंसर लिखना है, मेंस में, एग्जाम्स में जब आपने जाके आंसर लिखना है, चलो प्रीलिम्स तो क्लियर कर लोगे, उसके बाद मेंस में जब आप लिखेंगे आंसर, तो आपने ये सोचना है कि जितना सारा कंटेंट मैंने पढ़ा है, इकोनॉमिक्स का, आईआर का, हिस्ट्री का, पॉलिटी का, योजना का, इसका उसका, वो कैसे मैं 5 मिनट में या 6 मिनट में लिख पाऊंगा या लिख पाऊंगी, ठीक है। इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम थोड़ा रिलेवेंट चीजों को पढ़ें, ठीक है, सिलेक्टिवली चीजों को पढ़ें। अब ज्यादातर देखिए, योजना मैगजीन में फैक्चुअल चीजें बहुत होती हैं। मेरा ये स्टैंड है कि हम एनालिटिकली थोड़ा इसको पढ़ें, है ना। एनालिटिकल बातें पढ़ने में, समझने में भी मजा आता है, हाँ, लेकिन एनालिटिकल बातों में थोड़ा बहुत कुछ फैक्ट्स है, कुछ रिपोर्ट्स की फाइंडिंग है, कोई इंस्टीट्यूशन के बारे में कुछ मेंशन किया गया है, तो वो चीजें हमको फिर डेफिनेटली हेल्प भी करती हैं एसेज में, जीएस के आंसर्स में। लेकिन ज्यादा जो हमारा फोकस रहेगा वो एनालिटिकल बातों में रहेगा। तो दोस्तों, शुरू करेंगे आज की डिस्कशन हमारी। तो दोस्तों, इस बार का जो हमारा टॉपिक है योजना का, वो बजट से रिलेटेड है। तो दोस्तों, बजट को स्पेसिफिकली टेक्निकली यहां पे डिस्कस नहीं करा गया, तो यहां पे टेक्निकल डिस्कशन बजट की नहीं हो रही है, फिगर वाइज। तो यहां पे एनालिटिकल बातें डिस्कस की जा रही हैं कि कैसे ये जो बजट में प्रोविजंस हैं, कैसे वो इकोनॉमी को बूस्ट करेगा, कैसे वो हमारी इकोनॉमी को हेल्प करेगा आने वाले 1 साल में। तो एनालिटिकल बातें होंगी। तो ये टॉपिक्स रहेंगे हमारे डिस्कशन के। तो हम 5 टॉपिक्स डिस्कस करेंगे इस पार्ट ऑफ द वीडियो में। तो दोस्तों, पहले हम बात करें बजट इन चैलेंजिंग टाइम्स। देखिए, डेफिनेटली कोरोना वायरस के चलते 2 साल ये पैंडेमिक से पूरी दुनिया जूझ रही थी। हमारे अगर अपने देश की बात करें, कितने लोग बेघर हो गए, कितने लोग बेरोजगार हो गए, कितनी प्रॉब्लम्स हमारी इकोनॉमी हमने फेस करी, कितना कॉन्ट्रैक्शन देखा हमने जीडीपी में। याद होगा आपको वो आंकड़ा, 24% कॉन्ट्रैक्शन भी हमने देखा था 2020 में अपनी जीडीपी में। तो देखिए, बहुत चैलेंजेस रहे। उसके बाद देखिए, रिपीटेडली वेव्स आते रहे हैं, फर्स्ट वेव, सेकंड वेव, थर्ड वेव। अब ऐसा लगता है कि चलो मास्क फ्री हो गए हैं, बहुत सारे शहरों में अब मास्क पहनना वॉलंटरी है, कंपल्सरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है। तो लग रहा है कि चलो अब नहीं कोई और वेव आएगा। लेकिन रिपीटेड वेव्स ऑफ इन्फेक्शन दैट हैज डेफिनेटली इंपैक्टेड द इकोनॉमी। सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस हुए हैं। अब ग्लोबल इन्फ्लेशन की बात करें, चलो अब कोरोना वायरस का थोड़ा सा अगर डर कम हुआ है, तो आज के टाइम पे रशिया यूक्रेन की लड़ाई के कारण और ये अनसर्टेनिटी बनी हुई है, कमोडिटी प्राइसेस बढ़ गए हैं। तो डेफिनेटली बहुत चैलेंजिंग टाइम पे बजट बनाया गया है। ये बजट ग्रोथ के ओरिएंटेड है। बहुत सारी बातें देखिए, हमने बजट को लेकर बहुत डिटेल जो एनालिसिस था अरविंद सर ने भी किया था। बजट को लेकर बहुत सारे जो एडिटोरियल्स आए थे वो भी हमने डिस्कस करे थे एडिटोरियल्स डिस्कशन में। तो एक बात तो बहुत क्लियरली यहाँ पे सामने आती है कि जो बजट है ना हमारा, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर के टुवर्ड्स ओरिएंटेड है, यानी कि असेट क्रिएशन वाली बातें यहाँ पे ज्यादा है। कि कैसे, देखिए, अब इनकम टैक्स में राहत नहीं मिली लोगों को, लेकिन बात यहां पे आती है कि कैसे हम एसेट क्रिएशन कर सकते हैं, जहां पे लोगों को आगे जाके और नौकरियां मिल सकती हैं, बच्चों को और अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं, है ना। तो वो अब इन्वेस्टमेंट की बात यहां पे आती है। प्राइवेट सेक्टर कहता है कि भाई हम पैसे क्यों खर्च करें, तो पहले सरकारी सेक्टर 2 पैसे खर्च करेंगे तो ही प्राइवेट सेक्टर आगे जाके 4 पैसे खर्च करेगा। लेकिन प्राइवेट सेक्टर कहता है कि भाई सरकार पहले 10 रुपए खर्च करे तो जाके हम 4 रुपए आगे खर्च करेंगे। तो इस करके इन्वेस्टमेंट ओरिएंटेड बजट है। उसके बाद ये बजट फोकस करता है ऑन द पिलर्स ऑफ पीएम गति शक्ति। अब पीएम गति शक्ति योजना
पिछले साल हमने इसको डिस्कस किया था। देखिए बेसिकली पीएम गति शक्ति योजना बात क्या करती है, कैसे इंटर मिनिस्टीरियल कोऑर्डिनेशन जो है वो और बेटर की जा सकती है, कैसे जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन में जो लॉजिस्टिक चैलेंजेस आते हैं उसको थोड़ा कम किया जा सकता है। अब एक मिनिस्ट्री है, फॉर एग्जांपल अगर शिपिंग मिनिस्ट्री है, उसको ये नहीं पता कि ट्रांसपोर्ट रोड जो हाईवेज वाली मिनिस्ट्री है उसमें क्या काम चल रहा है, या एयरवेज वाली मिनिस्ट्री में क्या सिविल एविएशन मिनिस्ट्री में क्या काम चल रहा है, तो कैसे टेक्नोलॉजी को यूज करके कैसे एक सेंट्रलाइज्ड मैकेनिज्म बनाया जा सकता है जहां पे जो डिफरेंट मिनिस्ट्रीज है। देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर में तो सिर्फ ये नहीं कि सड़कें बनानी है, पोर्ट्स भी हैं, रेलवेज भी हैं, रेलवे स्टेशन भी हैं, ठीक है, एयरपोर्ट्स भी हैं, तो बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, इनलैंड वाटरवेज भी हैं। तो कैसे ये सारी की सारी मिनिस्ट्रीज कोऑर्डिनेट कर सकती हैं आपस में, तो इस करके गति शक्ति योजना की स्थापना करी गई है। उसके बाद यहां पे एक नई स्कीम की बात आती है, प्राइम मिनिस्टर्स डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट, पीएम डिवाइन करके इसका नाम रखा गया है। दिस विल बी इंप्लीमेंटेड थ्रू द नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल टू फंड द इंफ्रास्ट्रक्चर, टू फंड द नीड्स फॉर द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। उसके बाद इस बजट में डिजिटल यूनिवर्सिटी की बात करेगी, बिकॉज देखिए पिछले 2 साल से जो एजुकेशन है वो मोस्टली जो बच्चे डिजिटली ले रहे हैं, है ना। हालांकि बहुत सारे बच्चे हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकते डिजिटल एजुकेशन भी, लेकिन अब थोड़ा देख रहे हैं कि इंटरनेट पेनिट्रेशन बढ़ रहा है, ब्रॉडबैंड पेनिट्रेशन बढ़ रहा है, ठीक है। पीछे रिपीटेडली सर्वेज आ रहे हैं जो बताते हैं कि अब लोगों के पास स्मार्टफोन्स आ रहे हैं, तो इस करके डिजिटल यूनिवर्सिटी की यहाँ पे बात करी गई है, ठीक है, कि कैसे अच्छी क्वालिटी की जो एजुकेशन है वो एक्सेसिबल हो सकती है टू स्टूडेंट्स अक्रॉस द कंट्री, ठीक है। और यहाँ पे हेल्थ सेक्टर की बात करेगी, बिकॉज पिछले 2 सेक्टर में हमारे हेल्थ सेक्टर ने बहुत सफर किया है, और इट वाज अ वेकअप कॉल फॉर अस आल्सो कि कैसे हम अपने हेल्थ सेक्टर को थोड़ा बूस्ट कर सकते हैं, है ना। तो यहां पे जो अंडर आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, यहां पे ओपन प्लेटफॉर्म फॉर द नेशनल डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम की यहां पे बात करेगी, यानी कि जो भी देखिए रिकॉर्ड्स हैं, चाहे पेशेंट्स के हों, चाहे डॉक्टर्स के हों, चाहे हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स के हों, वो कैसे डिजिटली प्रोवाइड किए जा सकते हैं एक प्लेटफॉर्म पे, ताकि जो एक्सेसिबिलिटी है फॉर द हेल्थ फैसिलिटीज लोगों के लिए वो थोड़ा ईजी हो सके। अच्छा, उसके बाद हम बात करेंगे हाइलाइट्स ऑफ द इकोनॉमिक सर्वे। अगेन दोस्तों यहाँ पे अब देखिए इकोनॉमिक सर्वे की हाइलाइट्स का एक डिफरेंट वीडियो ऑलरेडी हमने डिस्कस करा है, वो अरविंद सर ने बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली डिस्कस किया था। तो इकोनॉमिक सर्वे को पर से इतना डिटेल में नहीं हम डिस्कस करने वाले हैं, टेक्निकल बात यहाँ पे नहीं डिस्कस करेंगे, बस थोड़ी जो एनालिटिकल बातें वो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो कुछ बातें जो यहाँ पे सामने आई है, वैसे तो मोस्टली इसमें थोड़ी फैक्चुअल बातें हैं। स्टेट ऑफ द इकोनॉमी की बात करें तो सर्वे कहता है कि जी जो इंडियन इकोनॉमी है दिस इज एस्टिमेटेड टू ग्रो बाय 9.2% इन रियल टर्म्स इन 2021-22 subsequent to a contraction of 7.3% in 2020-21। तो डेफिनेटली जो हमारा बेस है वो काफी नीचे जा चुका था बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक इंड्यूस्ड लॉकडाउन्स। तो अब थोड़ा देख लिया, अब थोड़ा ऐसा देखने को मिल रहा है कि इकोनॉमी में बूस्ट आएगा। अब प्री पैंडेमिक कंजम्पशन लेवल्स की बात हो रही है कि कैसे हम प्री पैंडेमिक कंजम्पशन लेवल्स अचीव कर सकते हैं। हालांकि अभी भी बहुत सारे जो लोग हैं उनको अभी नहीं उस तरह की जॉब्स मिल रही है, नहीं उस तरह की अर्निंग्स हो रही है जो कि प्री पैंडेमिक टाइम से वो कर रहे थे। जीडीपी इज प्रोजेक्टेड टू ग्रो बाय रफली between 8 to 8.5% in real terms in 2022-23। और उम्मीद है कि देखिए आने वाले समय में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में पिकअप होगा। देखिए दोस्तों ऐसा है कि जीडीपी को ड्राइव करने के लिए इन्वेस्टमेंट और कंजम्पशन दोनों बहुत जरूरी है। जब तक हम प्रोडक्ट्स को कंज्यूम नहीं करेंगे, सर्विसेज को, गुड्स को कंज्यूम नहीं करेंगे, तब तक जीडीपी कैसे ड्राइव होगा, तब तक बिजनेसेस कैसे ड्राइव होंगे। अब उसके लिए बहुत जरूरी है कि लोगों की जेब में पैसे हो। मैं बार बार कहता रहता हूं कि जब तक लोग की जेब में पैसे नहीं होंगे तब तक वो कैसे कुछ खर्चा कर पाएंगे, है ना। चाहे वो पिज्जा खाना हो, चाहे वो बाल कटाने जाना हो, चाहे वो मूवी देखना हो, तो ये सब गुड्स एंड सर्विसेज हैं जो हम ऑब्टेन करते हैं, जो हम लेते हैं मार्केट में जाके, लेकिन उसके लिए जेब में पैसे होने बहुत जरूरी है। तो अब प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा किसके ऊपर, किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो सरकारी इन्वेस्टमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। इस करके बहुत ज्यादा एम्फेसिस इस बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन के ऊपर और कैपिटल एक्सपेंडिचर के ऊपर रखा गया है, बिकॉज उसको देख के प्राइवेट सेक्टर को कॉन्फिडेंस मिलेगा, तभी प्राइवेट सेक्टर और खर्चा करेगा। प्राइवेट सेक्टर खर्चा करेगा तो लोगों की जेब में पैसे भी आएंगे, लोगों की जेब में पैसे आएंगे, सरकार भी खर्चा करेगी तो डेफिनेटली कंजम्पशन भी बढ़ेगी, ठीक है। उसके बाद अ कॉम्बिनेशन ऑफ हाई फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, सस्टेन्ड एफडीआई, ठीक है, एफडीआई भी आ रहा है, बहुत सारा एफडीआई हमारे पास आ रहा है। राइजिंग एक्सपोर्ट अर्निंग्स, अभी हमने देखा कि हमने $400 बिलियन का टारगेट अचीव करा है एज फार एज आर एक्सपोर्ट्स आर कंसर्न। तो ये सब चीजें हमारी इकोनॉमी को डेफिनेटली बूस्ट करेंगी। और प्री पैंडेमिक लेवल्स, हालांकि प्री पैंडेमिक भी हमारी इकोनॉमी कोई बहुत अच्छी सिचुएशन में नहीं थी, लेकिन अब उम्मीद है कि थोड़ा अब इकोनॉमी में बूस्ट देखने को मिलेगा। तो अगर हम एक्सटर्नल सेक्टर की बात करें तो जो हमारे एक्सपोर्ट्स हैं और इंपोर्ट्स दे हैव रिबाउंडेड स्ट्रांगली और प्री कोविड लेवल्स को भी सरपास कर चुके हैं। तो केस एन एग्जांपल जो हमने $400 बिलियन की अभी बात करी है, ठीक है, देयर वाज अ सिग्निफिकेंट पिकअप इन द नेट सर्विसेज। उसके बाद अगर हम नेट कैपिटल फ्लोज की बात करें दैट वर हायर एट $65.6 बिलियन इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 2021-22। तो बहुत सारी फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमारे पास आ रही है, ठीक है। एक्सटर्नल डेट की बात करें वो थोड़ा बड़ा था, तो $593 बिलियन एट द एंड ऑफ सितंबर 2021 फ्रॉम
USD 557 बिलियन इन 2020। तो डेफिनेटली जो हमारा एक्सटर्नल डेट है वो बड़ा था। अगर हम फॉरेक्स रिजर्व्स की बात करें, देखिए ऑन दी अकाउंट ऑफ हायर एक्सपोर्ट अर्निंग्स, तो हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व्स है उसमें भी हमने इंक्रीमेंट देखा है। तो $600 बिलियन का जो हमारा फॉरेक्स रिजर्व्स है, दैट वी सॉ दैट वी अचीव दैट इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 2021-22 एंड दिस टच्ड more than $630 billion as of 31st December 2021. So our export earnings, हमारा फॉरेक्स रिजर्व जो है वो काफी अभी अच्छे सिचुएशन में है। ठीक है, उसके बाद महंगाई की बात करें। देखिए दोस्तों, अब एक आम आदमी को तो नहीं पता जो सड़क पे जा रहा है कि CPI क्या है, WPI क्या है, ये सब चीज़ें। तो देखिए अब आम आदमी को तो ये है कि भाई खाना कितना महंगा हो रहा है, तेल कितना महंगा हो रहा है, कितना डीजल कितना महंगा हो रहा है, ये सब चीज़ों का ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर हम इन्फ्लेशन की बात करें, एवरेज जो हेडलाइन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन की बात करें, दैट हैज़ मॉडरेटेड टू 5.2% in April in 2021-22. Food inflation averaged at a low of around about 3% in 2021-22 as against around about 9% in the corresponding period last year. Wholesale price inflation की अगर हम बात करें, WPI की बात करें, that has risen to 12.5% during 2021-22. ये अप्रैल से दिसंबर तक की बात यहाँ पे हो रही है। फिर हम बात करें सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट चेंज की, तो यहाँ पे इकोनॉमिक सर्वे में ये भी मेंशन है कि हमारा जो स्कोर है, तो नीति आयोग ने एक SDG इंडिया, एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स करके एक ये इस तरह का इंडेक्स डिजाइन करा नीति आयोग ने। तो उसके हिसाब से जो हमारा स्कोर है दैट इज इम्प्रूव टू 66 इन 2020-21। इससे अगर हम एक साल पहले की बात करें तो वो 60 था और 2018-19 में ये स्कोर 57 था। राइट उसके बाद अगर एग्रीकल्चर और फूड मैनेजमेंट की बात करें तो हमारी देखिए अगर इकोनॉमी की बात करें तो वी सॉ अ ग्रोथ ऑफ 3.6% इन द एग्रीकल्चर इन 2020-21 एंड क्लोज टू 4%। इनफैक्ट amongst all the sectors of our economy, agriculture sector saw a tremendous improvement in the last 2 years. So we have seen agriculture sector contributing a growth of 4% and significantly contributing towards the GDP as well. तो allied sectors, हम diversification of agriculture की बात करते हैं, animal husbandry, dairy farming, fisheries, horticulture, ये भी high growth sectors emerge हुए हैं हमारी agriculture growth में। चलिए तो दोस्तों बात करेंगे बैलेंस बजट फॉर द टाइम्स। चैलेंजिंग टाइम्स थे, पैंडेमिक टाइम्स थे, बहुत मुसीबत हमने देखी, बहुत क्राइसिस हमने देखे हमारी इकोनॉमी में। लेकिन अगर एक बैलेंस बजट की बात करें, ये तो बहुत एक आइडियलिस्टिक बात होगी। बैलेंस बजट क्या होता है कि जहां पे भी एक्सपेंडिचर जो है वो रेवेन्यू की इक्वल है। ऐसा तो कभी हो नहीं सकता कि अगर आप 100 रुपये कमाएंगे तो आपका 100 का खर्चा होगा। चलो अब वो आपका पर्सनल एक्सपेंडिचर और हो सकता है। लेकिन जब हम एक डेवलपिंग कंट्री की बात करते हैं, जब हम अपने डेवलपमेंटल नीड्स की बात करते हैं, प्रायोरिटी की बात करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन की बात करते हैं, डेफिनेटली डेवलपिंग कंट्री को खर्चा करना पड़ता है। जितना रेवेन्यू किसी कंट्री के पास आता है उससे कई गुना ज्यादा खर्चा करना पड़ता है। लेकिन 2022 और 23 का जो बजट है वो बैलेंस बजट माना गया है। ये मतलब न्यूमेरिकल टर्म्स में नहीं कि मतलब जितना पैसा है उतना खर्चा हुआ, नहीं, बट इन अ डिफरेंट सेंस। बैलेंसिंग एक्शन इन द प्रेजेंट विद अ विजन फॉर फ्यूचर। अमृतकाल का बजट हम इसको कहते हैं कि कैसे आने वाले समय में अगर हम सरकार अपनी तरफ से खर्चा और बढ़ा रही है तो इसके कारण कितना इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन होगा, कितनी नौकरियां जनरेट होंगी, कितना प्राइवेट सेक्टर को भी बूस्ट मिलेगा, ये सब बातें यहां पे आती है। तो एम्फसाइज किस पे किया गया? ग्रोथ और एम्प्लॉयमेंट के ऊपर। एट द सेम टाइम अब देखिए बहुत बार हम बात कर चुके हैं कि एजुकेशन और हेल्थ दो बहुत वाइटल कंपोनेंट्स हैं जिसके तरफ सरकार का जो खर्चा है, सरकार जो खर्चा करती है एज अ कंट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी, वो काफी कम रहता है। तो आने वाले समय में बहुत ज्यादा जरूरी रहेगा एग्रीकल्चर, हेल्थ, एजुकेशन, वेलफेयर प्रोग्राम, इसके ऊपर सरकार और खर्चा कर सके। द बजट फॉर द कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपेक्स यानी कि असेट क्रिएशन वाला जो खर्चा होता है, दैट हैज बीन इंक्रीज बाय ओवर 35%। अब एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो अगर इतना खर्चा हम कर रहे हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन पे अगर हम इतना खर्चा करें तो डेफिनेटली दैट विल लीड टू लॉट ऑफ जॉब क्रिएशन एज वेल। उसके बाद स्टेट्स को भी हेल्प करने की बात यहाँ पे करी गई है कि कैसे स्टेट्स भी अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ा सकते हैं। तो स्टेट्स को इस बजट में प्रोविजन दिया गया है कि 1 लाख करोड़ का जो अमाउंट है स्टेट्स के लिए सेट असाइड रखा गया है कि भाई ये जो है अमाउंट दैट वुड बी इंटरेस्ट फ्री 50 ईयर लोन, यानी कि इस पर कोई लोन, ये जो लोन दिया जा रहा है स्टेट गवर्नमेंट्स को, इस पर कोई इंटरेस्ट नहीं देना। तो अगर मान लीजिए कोई स्टेट गवर्नमेंट ने मान लीजिए इसमें से 1 लाख करोड़ में से मान लीजिए 30,000 करोड़ का लोन लिया है, ठीक है, या 3 लाख का लोन लिया फॉर एग्जांपल, तो उसके पास, उस स्टेट के पास ऑप्शन है कि वो आराम से इस लोन को वापस कर सकते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ 50 ईयर्स, लेकिन इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर एमएसएमईज इज बीइंग रिवैम्प्ड
to provide a massive ₹2 lakh crores of new lending to the MSME sector. अब एक जो सेक्टर है जिसने बहुत सफर करा पैंडेमिक में वो है हमारा हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, टूरिज्म सेक्टर, ठीक है। अब ये सेक्टर्स ने बहुत ज्यादा क्रंच देखा, ठीक है, बिकॉज ऑब्वियसली टूरिस्ट नहीं आ रहे थे। अब थोड़ा देखिए बूस्टअप हो रहा है इकोनॉमी में, थोड़ा फिर से टूरिज्म सेक्टर में रिवाइव देखने को मिलेगा, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर्स में, रेस्टोरेंट्स में, मॉल्स में थोड़ा एक रिवाइवल देखने को मिलेगा। लेकिन एडिशनल क्रेडिट दिया जा रहा है हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को। इट इज बीइंग प्रोवाइडेड थ्रू दी हाईली सक्सेसफुल इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं फेडरलिज्म की। तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात करते हैं तो नीति आयोग एक सिंबल है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का। 2014 में नीति आयोग को बनाया गया था प्लानिंग कमीशन को अबॉलिश करके, ठीक है। तो नीति आयोग काम करता है टुवर्ड्स अ शेयर्ड विजन ऑफ नेशनल डेवलपमेंट प्रायोरिटीज विद द एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट्स एज वेल, ठीक है। तो नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बात करें तो थोड़ी पॉलिटी वाली बात यहां पे आ गई। इट इज चेयर्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर, कंप्राइजेस ऑफ ऑल द चीफ मिनिस्टर्स एंड द लेफ्टिनेंट गवर्नर्स ऑफ द यूटीज एज इक्वल मेंबर्स एंड अ सिलेक्टेड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्टर्स, ठीक है। एक बहुत बड़ा जो इनिशिएटिव नीति आयोग का रहा है सिंस द टाइम इट वाज इंसेप्टेड इन 2014 हैज बीन फॉर्मुलेटिंग अ स्ट्रैटेजी डॉक्यूमेंट इन 2017 इंडिया एट 75। तो इंडिया अभी 2022 चल रहा है, इंडिया 75, ठीक है। द ओवरआर्किंग फोकस ऑफ द स्ट्रैटेजी डॉक्यूमेंट वाज कि कैसे हम पॉलिसी इन्वायरमेंट को और बेहतर कर सकते हैं आने वाले समय में, खास करके जब हम अपने 100th इंडिपेंडेंस डे के टुवर्ड्स जाएंगे आज से ठीक 25 साल के बाद। और प्राइवेट इन्वेस्टर्स और बाकी जो स्टेक होल्डर्स हैं वो कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं अपनी फुल पोटेंशियल के साथ, सो दैट इंडिया कैन अचीव द गोल्स ऑफ द न्यू इंडिया, जो विजन हमने न्यू इंडिया बाय 2022 देखा है। नाउ यहां पे फिर कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म की भी बात आती है। देखिए नीति आयोग टाइम टू टाइम डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडिसेस निकालते हैं जहां पे डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट्स के डिफरेंट पैरामीटर्स पे परफॉर्मेंस जज करी जाती है। तो अब ऑब्वियसली हो सकता है कि कोई, अगर हम बात करें केरला की, यूपी की, बिहार की, तो काफी इंडिकेटर्स में, काफी पैरामीटर्स में केरला शायद बेटर परफॉर्म करेगा यूपी से, बिहार से। कुछ पैरामीटर्स में डेफिनेटली यूपी बेटर परफॉर्म करेगा केरला से। तो क्वेश्चन यहां पे आता है कि कैसे कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म की स्पिरिट प्रमोट की जा सके, यानी कि यहां पे किसी को नीचा दिखाने वाली बात नहीं है। यहां पे कोई जो स्टेट है जो अगर अच्छी प्रैक्टिसेस यूटिलाइज करके, मान लीजिए अपने हेल्थ में, अपने एजुकेशन में या किसी और ऐसे सेक्टर में बेहतर परफॉर्म कर रहा है, तो दूसरी जो स्टेट है जिसका स्कोर थोड़ा कम है वो कैसे उसका एग्जांपल यूज करके इसको और एम्युलेट कर सकता है, ठीक है। नाउ द रैंकिंग ऑफ द सोशल इंडिकेटर्स इज बेस्ड ऑन द क्वांटिटेटिव ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया व्हिच एनकरेजेस स्टेट्स कि वो कैसे अपनी परफॉर्मेंस और बेटर इंप्रूव कर सकते हो। तो अगर आज पंजाब की रैंकिंग किसी पर्टिकुलर पैरामीटर में कम है और मान लीजिए तमिलनाडु की ज्यादा है, तो मे बी पंजाब को एक मोटिवेशन मिलेगा कि कैसे मैं हेल्थ में या एजुकेशन में अपने आप को और बेटर कर सकूं, जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जाम्पल, ठीक है। उसके बाद एक मेजर इनिशिएटिव जो नीति आयोग का है वो है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स का, ठीक है। तो जैसे हम बिहार की बात करें, झारखंड की बात करें, उड़ीसा की बात करें, ठीक है, जो थोड़े हमारे गरीब राज्यों में आ जाते हैं, कैसे वहां पे जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो कि बहुत ही बैकवर्ड है, ठीक है, जो कि बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं काफी इंडिकेटर्स में, कैसे उनको ज्यादा बेटर किया जा सकता है, कैसे वहां पे क्वालिटी ऑफ लाइफ। देखिए गवर्नेंस का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, अच्छे प्रशासन का मेन जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि कैसे क्वालिटी ऑफ लाइफ और इंप्रूव हो सके, है ना, सैनिटेशन, वाटर, एजुकेशन, हॉस्पिटल, स्कूल्स, कॉलेजेस एक्सेट्रा। तो ये जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम है नीति आयोग का, this was launched in January 2018 and this focuses on 112 of India's most development challenged districts. Now what is the aim of these rankings? ठीक है, नाउ एम ऑफ दीज रैंकिंग्स इज अगेन नॉट टू शो कि भाई कौन सी स्टेट ऊपर है कौन सी स्टेट नीचे है, बट इज टू प्रमोट एन इमीडिएट इंप्रूवमेंट का जो एनवायरमेंट है थ्रू ग्रेटर एफिशिएंसी एंड कन्वर्जेंस इन गवर्नेंस। अगेन आई रिपीट अगेन कि गवर्नेंस का जो मेन पर्पस क्या होना चाहिए कि क्वालिटी ऑफ लाइफ को कैसे बेहतर किया जा सके। तो जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट्स आर चैलेंज एंड एनकरेज फर्स्ट टू कैच अप विद द बेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन दिस स्टेट। तो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम जो है इसमें तो इटसेल्फ जो डिस्ट्रिक्ट्स जो हाईलाइट करे गए हैं तो वो तो वैसे ही बहुत चैलेंज्ड है डेवलपमेंट के मामले में। तो कैसे उनमें से, इन सब डिस्ट्रिक्ट्स में से भी कैसे जो डिस्ट्रिक्ट्स जो बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं और जो डिस्ट्रिक्ट्स इतने अच्छे परफॉर्म नहीं कर रहे हैं ऑन द इंडिकेटर्स गिवन बाय नीति आयोग, तो कैसे वो इनका एग्जांपल यूज करके जो अच्छा नहीं परफॉर्म करें वो और बेटर परफॉर्म कर सके। दिस इज डन बाय कंपीटिंग एंड लर्निंग फ्रॉम अदर्स इन अ कॉम्पिटिटिव एंड कोऑपरेटिव स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म। तो जो टॉप रैंक्ड एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट होगा जो बेटर परफॉर्म करेगा दैट विल गेट ₹10 करोड़, सेकंड बेस्ट विल रिसीव 5 करोड़ एंड सेक्टर वाइज बेस्ट विल गेट ₹3 करोड़ ईच। अब कुछ इंडिसेस विच आर लॉन्च्ड बाय नीति आयोग, तो
दोस्तों, क्योंकि प्रीलिम्स भी पास में है तो इंडेक्सेस के बारे में क्वेश्चन आ जाता है, बहुत इजी होता है, फिर हमको पता नहीं होता कि वो इंडेक्स किसने लॉन्च किया था, है ना, हम कंफ्यूज कर देते हैं। तो कुछ इंडेक्सेस की बात करें तो ये इंडेक्सेस दे हैव बीन लॉन्च बाय नीति आयोग। कॉम्पोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स हो गया, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स, एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स। चलिए फिर बात करते हैं स्ट्रेंथनिंग ऑफ फिस्कल फेडरलिज्म की। ठीक है, देखिए ये बात हम 2014 से सुनते आ रहे हैं, जैसे हम कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म की बात कर रहे हैं, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात करें, उसी तरह से हम फिस्कल फेडरलिज्म की बात कर रहे हैं। इनफैक्ट माना जाता है कि जीएसटी इज द व्हीकल फॉर स्ट्रेंथनिंग फिस्कल फेडरलिज्म। हालांकि जीएसटी में भी बहुत देखिए डेफिशिएंसीज हैं, कमियां हैं, लेकिन जीएसटी को भी अपने आप में एक रेवोल्यूशनरी स्टेप माना जाता है। अगर हम सक्सेसिव फाइनेंस कमीशन की बात करें फ्रॉम द लास्ट 20 ईयर्स, तो जो शेयर ऑफ स्टेट्स है इन द टैक्स रेवेन्यूज दैट हैज इंक्रीज from around about 29.5% in 2005 to 42% presently। बहुत ज्यादा जो श्रेय है वो जीएसटी को दिया जाता है इसके लिए। ठीक है, as highlighted in this budget, the GST has been a landmark reform of independent India, showcasing the spirit of cooperative federalism। तो अगेन आई रिपीट, देखिए जीएसटी में भी बहुत कॉम्प्लिकेशन है, डिफरेंट स्लैब्स हैं, तो उसको लेके बहुत क्रिटिसिज्म भी किया जाता है, लेकिन ऐसा माना जाता है बिकॉज देखिए अब ये योजना है, योजना मैगजीन में कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म कम होता है, सरकार अपना स्टैंड पेश करती है। ठीक है, तो क्रिटिसिज्म वाली बातें यहाँ पे थोड़ी कम मिलेंगी हमको। ठीक है, तो यहाँ पे बात करेगी कि जो जीएसटी जो रिजीम है, ठीक है, जो जीएसटी ने जो भी जिस तरह का माहौल इंट्रोड्यूस करा है, एज फार एज अगर हम रेवेन्यू कलेक्शंस की बात करें, इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शंस की बात करें, दैट विल आल्सो रिफ्लेक्ट इन द कमिंग टाइम इन द डायरेक्ट टैक्स कलेक्शंस एज वेल। ठीक है, तो जीएसटी हैज enabled टू कीप अ चेक ऑन द फ्रॉड रिलेटेड टू पेमेंट ऑफ टैक्स, यानी कि टैक्स एविजन की बात करें, बाय इनकॉर्पोरेटिंग स्ट्रिक्ट टैक्स कंप्लायंसेस एंड ट्रांसपेरेंसी। अब यहां पे पीएम डिवाइन स्कीम की बात करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये स्कीम प्राइम मिनिस्टर्स डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट, दिस वाज अनाउंस्ड in this recent budget। तो the finance minister stated कि जो स्कीम है will be implemented through the North Eastern Council। इसमें allocation initially कितना दिया गया, 1500 करोड़ का दिया गया for the new scheme। This will fund the infrastructure in the spirit of the गति शक्ति योजना, जहां पे इंटर मिनिस्ट्रियल कोऑर्डिनेशन बढ़ाने की बात करी गई है, and the social development projects based on the needs of the people of the North East। It will not be a substitute for the existing central or the state scheme जो कि ऑलरेडी नॉर्थ ईस्ट में अभी चल रही है। चलिए फिर हम बात करते हैं बूस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की। बड़ा अच्छा आर्टिकल था ये योजना में, ये नितिन गडकरी ने लिखा था। देखिए अब हम पूरे बजट की बात करें, देखिए कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करें, देखिए हम कितनी बार बात करते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन की। अभी 15 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री ने रेड फोर्ट पे ये कहा था कि आने वाले 4-5 सालों में हमको 110-115 लाख करोड़ करने पड़ेंगे खर्च इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन के लिए। ठीक है, नाउ द क्रिएशन ऑफ फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर दिस हैज अ मल्टीप्लायर इफेक्ट ऑन द इकोनॉमिक ग्रोथ। अगर जितनी सड़कें बनेंगी, जितने हाईवेज बनेंगे, क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए, देखिए दोस्तों हम क्वालिटी ऑफ लाइफ की बात करते हैं, गवर्नेंस की बात करते हैं, गुड गवर्नेंस इंप्रूव्स द क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो कितना देखिए प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, अगर सड़कें हैं, बेटर एयर कनेक्टिविटी है, रेल कनेक्टिविटी है, टाइम कितना सेव होता है, तो इसके लिए बहुत जरूरी है। और सड़कें बनाने के लिए, एयरपोर्ट्स बनाने के लिए, रेलवे स्टेशन बनाने के लिए कितनी सारी इन्वॉल्वमेंट रहती है, कितना इंप्लॉयमेंट क्रिएशन भी होता है। So it has a multiplier effect on the economic growth. Good quality infrastructure improves productivity, saves time, and for the economic growth to be sustained, the growth has to be based on improving productivity. ठीक है, तो सरकार इज पुशिंग फॉर इन्वेस्टमेंट इन द इंफ्रास्ट्रक्चर। देखिए अब नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन की यहां पे बात आ जाती है। दिस केम इनटू बीइंग विद द मिशन, विद द ऑब्जेक्टिव कि भी हम कैसे 111 लाख करोड़ का जो बजट है फॉर इन्वेस्टमेंट जो रिक्वायर्ड है फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन, उसको कैसे रेज हम कर सकते हैं। ठीक है, नाउ अब इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन की बात हो रही है तो एनआईपी कपल्ड विद द पीएम गति शक्ति योजना। ठीक है, अभी मैंने बात करी कि पीएम गति शक्ति योजना दिस वाज लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो ये 16 मिनिस्ट्रीज की जो इंटर मिनिस्ट्रियल कोऑर्डिनेशन है उसको बेहतर करेगा, विच इंक्लूड्स द रोडवेज एंड द रेलवेज मिनिस्ट्री एज वेल। राइट, सो दिस इज मेंट फॉर अगेन जो कोऑर्डिनेशन डिफरेंट मिनिस्ट्रीज के बीच में ज्यादा स्ट्रेंथन करी जाएगी, थोड़ा सेंट्रलाइजेशन, थोड़ा डिसेंट्रलाइजेशन जो किया जाएगा, दैट वुड बी डन विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। नाउ दिस इज मेंट फॉर इंटीग्रेटेड प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेटेड इंप्लीमेंटेशन ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स। नाउ दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे जो आता है पीएम गति शक्ति योजना में, वो ये वाला पॉइंट है। देखिए इसके 6 पिलर्स हैं, है ना, इसके 6 पिलर्स हैं, कॉम्प्रिहेंसिवनेस, प्रायोरिटाइजेशन, ऑप्टिमाइजेशन, सिंक्रोनाइजेशन
एनालिटिकल, डायनेमिक। जो ये पॉइंट है हमारा, जो ऑप्टिमाइजेशन वाला, ये जो सिंक्रोनाइजेशन वाला पॉइंट है, यहाँ पे जो लिखा हुआ है, राइट, इंडिविजुअल मिनिस्टर्स एंड डिपार्टमेंट्स ऑफन वर्क इन सिलोस। तो देखिए इंडिविजुअल मिनिस्ट्री, देखिए अब सरकारी काम होने में, सड़क बनाने में, हाईवे बनाने में कितने साल लग जाते हैं, है ना, डेडलाइन मिस हो जाती है। तो कैसे ये जो काम है इसको और बेटर इंटीग्रेटेड किया जा सकता है, कैसे एक मिनिस्ट्री चेक कर सकती है कि दूसरी मिनिस्ट्री का काम कितना अपडेट हो चुका है, यूजिंग टेक्नोलॉजी, सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस बना के, ठीक है। सो देयर इज लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन इन प्लानिंग एंड इंप्लीमेंटेशन। इसी कारण जो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं वो बहुत लेट एग्जीक्यूट होते हैं, वो प्रॉपर्ली डिलीवर नहीं हो पाते हैं। तो इसको थोड़ा स्ट्रेंथन करने के लिए इस मैकेनिज्म को, पीएम गति शक्ति योजना को यूज किया जाएगा। चलिए, नीड फॉर अ डिटेल्ड प्लानिंग, तो बहुत मेटिकुलस प्लानिंग की जरूरत है। जहां पे हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करते हैं, क्रिएशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं ना, डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया, नो एवरी स्टेट विल हैव डिफरेंट नीड्स, राइट। तो द इंफ्रास्ट्रक्चर नीड्स फॉर अ स्टेट लाइक वेस्ट बंगाल माइट बी डिफरेंट फॉर अ स्टेट लाइक गुजरात और फॉर स्टेट लाइक पंजाब। सो इट वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। सो वी हैव अ डाइवर्स कंट्री। तो हमारी जो प्लानिंग है, जो हमारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन को जो हमने जो प्लानिंग करनी है, डिजाइनिंग करनी है, दैट हैज टू बी वेरी मेटिकुलस, दैट हैज टू बी वेरी डिटेल्ड एंड हैज टू बी वेरी डिफरेंट डिपेंडिंग फ्रॉम रीजन टू रीजन, टेरेन टू टेरेन. The process starts with the plan for the country and details into the entire network of roads and highways. ठीक है, लाइफ लाइन्स ऑफ द इकोनॉमी, रोड्स को, हाईवेज को लाइफ लाइन्स ऑफ द इकोनॉमी माना जाता है। तो यहां पे बात आती है भारतमाला परियोजना की। मतलब भारतमाला परियोजना gave us the blueprint for the highway development in a very integrated manner. तो ये एक अम्ब्रेला प्रोग्राम है फॉर हाईवे डेवलपमेंट। 2015 में इसको लॉन्च किया गया था। इसका जो फेज 1 है वो 2017 में आया था। नाउ इट्स एन अम्ब्रेला प्रोग्राम फॉर द हाईवे डेवलपमेंट that was vision, that was envisaged to bridge the critical infrastructure gaps across the country. तो इस प्रोग्राम का जो मेन एम है, जो ऑब्जेक्टिव है, that is constructing of around about 35,000 kilometers of national highways, which will be implemented by 3 different agencies of one is the NHAI, one is the MORTH, and one is the NHIDCL. नाउ अब इसके बारे थोड़ा और बात करें, भारतमाला परियोजना के बारे। इट इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड एंड फंडेड रोड एंड हाईवेज प्रोजेक्ट। तो टोटल इन्वेस्टमेंट इस प्रोजेक्ट में इज अराउंड अबाउट, जो टोटल इन्वेस्टमेंट फॉर दी लेंथ, तो ये तो फेज 1 में लगभग 35,000 किलोमीटर की बात करेगी, लेकिन टोटल जो इस योजना में जो कंस्ट्रक्शन करी जाएगी रोड्स की, दैट वुड बी क्लोज टू 84,000 किलोमीटर्स। ठीक है, तो इसके लिए जो एस्टिमेटेड कॉस्ट है दैट इज अराउंड अबाउट ₹10.63 लाख करोड़, मेकिंग दिस द single largest outlay for a government road construction scheme. Now the ambitious umbrella program, this will subsume all the existing highway projects, which also includes the project which was launched by late Atal Bihari Vajpayee in 1998. उसका नाम क्या था? The flagship National Highways Development Project. ठीक है, तो सारे के सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं pertinent to the highways, तो वो सारे के सारे इस umbrella scheme में subsume हो जाएंगे। तो भारतमाला phase 1 जो है, this will raise the national highways connection to a total of 80% or 550 districts out of the total 718 odd districts from the current 42%. नाउ उसके बाद इसके फेज 1 की बात करें तो फेज 1 2017 में लॉन्च किया गया था। इसकी डेडलाइन क्या थी? 2022 तक की, लेकिन वो डेडलाइन मिस हो चुकी है। अब इसकी डेडलाइन को और 5 साल एक्सटेंड कर दिया गया है। ठीक है, अब इसको एस्टिमेट है कि 2027 तक ये जो हमारा प्रोजेक्ट था कि जो 34,800 किलोमीटर ऑफ नेशनल हाईवेज कंस्ट्रक्शन था, तो अब ये 2027 तक शिफ्ट कर दिया गया है। तो अगर हम आज तक की बात करें, एज ऑफ नाउ only 20,632 kilometers, which is around about 60%, has been awarded, while only about 7,375 kilometer has been constructed by December 2021. यहाँ पे 2022 लिखा हुआ था, by December 2021. ठीक है, so we have missed this target. The targeted deadline back then was 5 years at an estimated outlay of ₹5,35,000 crore. अब ये जो बजट है, अब वो भी डबल कर दिया गया है, ठीक है, to 10.63 लाख करोड़। चलिए दोस्तों, बात फिर करते हैं मल्टी मोडल लॉजिस्टिक्स पार्क्स की। ठीक है, हम इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन की बात करते हैं, लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करने की हम बात करते हैं, कैसे लॉजिस्टिक कॉस्ट को हम कम कर सकते हैं, ठीक है, रिड्यूस कर सकते हैं ना। इसके लिए यहाँ पे एक आइडिया दिया गया है मल्टी मोडल लॉजिस्टिक पार्क्स का। तो वी नीड मल्टी मोडल लॉजिस्टिक पार्क्स, जहां पे हाईवेज को, वाटरवेज को, एयरपोर्ट्स को, रेलवेज को अच्छे तरीके से कनेक्ट किया जा सकता है यूजिंग अ हब एंड स्पोक मॉडल। तो हब एंड स्पोक मॉडल क्या है, अभी उसके बारे में हम बात करेंगे। पॉइंट टू पॉइंट मॉडल और हब एंड स्पोक मॉडल में क्या डिफरेंस है वो भी हम बात करेंगे। तो ये जो MMLPs हैं, जो हमारे मल्टी मोडल लॉजिस्टिक पार्क्स हैं, नाउ दीज आर क्रिटिकल इनेबलर्स फॉर इंश्योरिंग इंटीग्रेटेड एंड एफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन एज पर द विजन लेड आउट इन द PM गति शक्ति योजना। ठीक है, सो दे विल प्रोवाइड की सर्विसेज सच एज द एडवांस स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर एंड विल ऑल्सो एड्रेस द इशू ऑफ द लास्ट माइल कनेक्टिविटी एज वेल।
अब इसके बारे में हम बात करें, सो नाउ दीज पार्क्स विल कम अप इन सिटीज सच एज गोरखपुर, रांची, बीकानेर, टुटीकोरिन, सिलीगुड़ी एटसेट्रा। अभी जो पहला जो MMLP है, जो पहला पार्क है, दैट इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड इन असम्स जोगीघोपा, दैट इज अंडर वे, एंड the other two are in Nagpur and Chennai. They are likely to start soon. The government plans to build 35 MMLPs under the PM Gati Shakti National Master Plan for Multimodal Connectivity। तो क्योंकि प्रीलिम्स पास में आपको पता हो कि जो पहला सच पार्क है, जो मल्टी मोडल लॉजिस्टिक पार्क है, वो असम के जोगीघोपा डिस्ट्रिक्ट में बनने वाला है। ठीक है, तो setting up of the MMLPs at strategic locations in the country will bring down India's logistic cost। जो चैलेंज है, देखिए गति शक्ति योजना में भी हमने बात करी थी कि लॉजिस्टिक चैलेंज को एड्रेस करने की बात आती है। लॉजिस्टिक चैलेंजेस या जो लॉजिस्टिक कॉस्ट्स हैं डेवलप्ड इकोनॉमीज में, यूएस में, यूके में, ऑस्ट्रेलिया में, वो काफी कम है। तो जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है एज अ प्रोपोर्शन टू जीडीपी इज वेरी लेस इन दीज इकोनॉमीज, इन द डेवलप्ड इकोनॉमीज एज कंपेयर टू इंडियाज इकोनॉमी। तो उसको एड्रेस करने के लिए ये यहाँ पे एक सोल्यूशन दिया गया है। तो दोस्तों यहां पे बात आती है हब एंड स्पोक मॉडल की। तो हब एंड स्पोक मॉडल वर्सेस पॉइंट टू पॉइंट मॉडल में डिफरेंस क्या है? देखिए, फ्रॉम द हब गुड्स ट्रैवल आउटवर्ड टू स्मॉलर लोकेशंस ओन्ड बाय द कंपनी व्हिच इज कॉल्ड एज स्पोक्स। तो अगर यहां से देखें, देखिए ये सेंट्रलाइज्ड एक हब है और यहां से जो गुड्स हैं वो डिफरेंट जगहों पे जा रही है। तो अगर मुंबई का लॉजिस्टिक पार्क्स है, ठीक है, दिस इज द सेंट्रलाइज्ड हब, तो यहां से मुंबई के सबर्ब्स में, थाने में, JNPT में, यहां पे चीजें जा रही हैं। ठीक है, तो और अगर हम बात करें पॉइंट टू पॉइंट की, द एग्जैक्ट ऑपोजिट ऑफ हब एंड स्पोक मॉडल इज कॉल्ड एज द पॉइंट टू पॉइंट मॉडल, यानी कि दिस हैज द गुड्स एंड सर्विसेज व्हिच गो डायरेक्टली फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। तो मान लीजिए अगर हम इसमें बात करें, तो जैसे अगर मान लीजिए अगर हमारी ये पॉइंट है, तो पॉइंट टू पॉइंट मॉडल की बात हो रही है, तो लेट्स से ये मुंबई का लॉजिस्टिक पार्क है, यहाँ पे हब एंड स्पोक मॉडलिंग, दिस इज सम रैंडम पॉइंट ओवर हियर। अब ये यहां से गुड्स अगर दिल्ली जा रही हैं विदाउट एनी सेंट्रलाइज्ड लोकेशन बाईपासिंग थ्रू देम, तो ये पॉइंट टू पॉइंट मॉडल यहां पे आ जाता है। ठीक है, दिस हैज गुड्स एंड सर्विसेज डायरेक्टली फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी विदाउट गोइंग थ्रू अ सेंट्रलाइज्ड डिस्ट्रीब्यूशन हब। तो इस फिगर में जो ये वाला है, ठीक है, दिल्ली लॉजिस्टिक पार्क्स या मुंबई लॉजिस्टिक पार्क, ये हमारा सेंट्रलाइज्ड हब है। नाउ in the point to point model, the transportation cost can actually be much higher than the hub and spoke model. This happens because more routes are created in a point to point model. तो जब प्रोडक्ट्स को ग्रुप किया जाता है एफिशिएंटली एक हब एंड स्पोक मॉडल में, तो जो कॉस्ट है, जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है, वो भी काफी कम हो जाती हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंस हो गया हब एंड स्पोक मॉडल का वर्सेस पॉइंट टू पॉइंट मॉडल। तो ये जो यहाँ पे आपके सामने डायग्राम है, दिस इज अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ हब एंड स्पोक मॉडल। तो जो मुंबई लॉजिस्टिक पार्क है, यहाँ पे एक सेंट्रलाइज्ड हब है जहाँ पे डिफरेंट गुड्स डिफरेंट सिटीज से, डिफरेंट एरिया से आ रही हैं। तो यहाँ से वो गुड्स इन जगहों पे भी जा सकती हैं और यहाँ से सेंट्रलाइज्ड हब पे जब चीजें इकट्ठी हो जाती है, तो यहाँ से वो फर्दर जाएंगी दिल्ली के लॉजिस्टिक पार्क्स में। तो वो चाहे थ्रू रोड जा सकती हैं, थ्रू रेल जा सकती हैं, वो डिफरेंट ऑप्शन के थ्रू जा सकती हैं। चलिए दोस्तों, अंत में बात करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर इन द लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म एरिया। तो अगर हम नक्सल एरियाज की बात करें, माउस्ट एरियाज की बात करें, वहां पे भी इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन होना बहुत जरूरी है ना। नाउ द डेवलपमेंट ऑफ द हाईवेज इन द लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, देखिए बहुत सारा एक बहुत मेजर चैलेंज जो सिक्योरिटी फोर्सेस को फेस करना पड़ता है, खास करके जब कॉम्बैट ऑपरेशंस में जाना होता है, माउस कॉम्बैट ऑपरेशंस में जाना होता है, वो ये होता है कि वहाँ का जो जोग्राफिकल टेरेन है वो बहुत डिफिकल्ट है, वहाँ पे अच्छी सड़कें नहीं होती हैं। तो देखिए वैसे तो वहाँ पे सड़कें बनाना भी बहुत बड़ा चैलेंज है, बिकॉज बहुत रेजिस्टेंस देखने को मिलता है फ्रॉम द ट्राइबल्स, बिकॉज जो माओइस्ट हैं, जो नक्सल्स हैं, वो काफ़ी ब्रेन वॉश करते हैं ट्राइबल्स का, लोगों का, कि वहाँ पर अगर सरकार कोई सड़क बना रही है, कोई हाईवे बना रही है, तो कैसे उसको रोका जाए। तो बहुत चैलेंजिंग रहता है, लेकिन कोशिश करनी बहुत जरूरी है कि कैसे उन एरियाज में भी हम बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन कर सकें, डेवलपमेंट वहां पे भी आ सके। सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए भी चैलेंज कम होगा अगर बेटर कनेक्टिविटी होगी, ज्योग्राफिकल ट्रेन का चैलेंज भी नहीं रहेगा। नाउ फॉर इंस्टेंस अ ग्रीन फील्ड कॉरिडोर बिटवीन रायपुर एंड विशाखापट्टनम इज बीइंग डेवलप्ड व्हिच विल पास थ्रू द बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़, ओडिशा एंड आंध्र प्रदेश। नाउ द कॉरिडोर्स व्हिच आर आइडेंटिफाइड फॉर द डेवलपमेंट इन फेज 1 of the Bharatmala Pariyojana, this will also help in improving the connectivity in the districts which are affected by the left wing extremism। और बहुत सारे जो हमारे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ की बात करें, वो मोस्टली लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म जो स्टेट्स हैं, छत्तीसगढ़, झारखंड, वहां पे लाई करते हैं। चलिए, सो दोस्तों ये था योजना एनालिसिस मार्च का पार्ट 1। तो दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट टू नेक्स्ट संडे इसके पार्ट 2 में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।